अब की बार 400 पार, मोदी नहीं तो कौन और मोदी की गारंटी। ऐसे स्लोगन्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज से लेकर ट्विटर की हर अगली पोस्ट पर धड़ल्ले से शेयर हो रहे हैं, जहां बीजेपी एक तरफ खुलेआम क्लेम कर रही है कि वो 400 पार का डंका बजाएगी, वहीं इसको क्रिटिसाइज करने वाले भी कई हैं। कुछ तो बीजेपी के इस ओवर कॉन्फिडेंस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई 10 साल में ऐसा भी कौन सा तीर मार लिया है जो अपनी जीत पर इतना यकीन है। वहीं सवाल करने वाले ये भी कह रहे हैं कि 400 पार ही क्यों, आखिर क्यों बीजेपी की नजर इसी आंकड़े पर आकर सेट हो गई है। अरे भाई, जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट्स ही काफी हैं, तो फिर ये 400 पार का रट्टा क्यों? इससे पहले भी 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें लेकर उन्होंने मेजॉरिटी से जीत हासिल की थी। तो फिर क्या इस बार ये 400 पार एक साइकोलॉजिकल गेम है या फिर इसके पीछे बीजेपी की एक सोची समझी चाल है, जिसका खुलासा जीत के बाद ही होने वाला है। चलिए जान लेते हैं। You can love BJP, you can hate BJP, but you can't ignore BJP। ये लाइन आज बीजेपी पर इतनी फिट बैठती है कि बूढ़े तो क्या, 18 साल के न्यू वोटर्स भी बीजेपी पर अपना दांव खेलने को तैयार हैं। अब ये बीजेपी ने कैसे किया है और ये कैसे इतने बड़े वोटर ग्रुप के दिल तक पहुंच पाई है, इस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि बीजेपी का दिल आखिर 400 पर क्यों आकर अटक गया है। वेल, इसके कई रीजंस हैं और एक्सपर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ी हुई हैं। देखिए, अगर बीजेपी की माने तो खुद 5 फरवरी 2024 में लोकसभा में खड़े होकर पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा तीसरा कार्यकाल अगले 1000 सालों के लिए मजबूत नींव रखने का काम करेगा और इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने भी दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और कांग्रेस की करी हुई गलतियों को हटाने के लिए हमें 2/3 बहुमत चाहिए होगा और कहीं ना कहीं 400 का ये आंकड़ा भी यहीं से आया है। अब हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करें तो देखिए, लोकसभा में 543 सीटें हैं। इसमें से भी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है तो किसी भी बड़े चेंज के लिए 2/3 मेजॉरिटी यानी 363 सीट्स की जरूरत होती है। अगर इतनी सीट्स किसी पार्टी को मिल जाती हैं तो संविधान में बड़े से बड़े बदलाव करने के लिए उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। ये रूल खुद कॉन्स्टिट्यूशन के फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अमेंडमेंट प्रपोजल्स को पेश करते हुए ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है उन्हें बस 2/3 मेजॉरिटी लेनी होगी और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकेंगे। इसमें अगर वो फेल हो जाते हैं या उन्हें चुने हुए एमपी से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो ये समझ लेना चाहिए कि संविधान के प्रति डिससैटिस्फैक्शन में जनता उनके साथ नहीं है। बस इसी बात को फॉलो करते हुए बीजेपी इस बार 370 सीट पर नजर गड़ाए बैठी है और इसमें उसे मदद कर रहा है उनका 400 का नारा। ऐसे स्लोगन्स न केवल बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन को काफी स्ट्रांग बना रहे हैं, बल्कि साइकोलॉजिकली भी लोगों के दिमाग में एक इमेज बना रहे हैं कि हवा तो भैया बीजेपी की ही है और ये पार्टी लोगों के दिलों तक पहुंचने में बाकी ऑपोजिशन से आगे रही है। ये इसका कॉन्फिडेंस और सोशल मीडिया कैंपेनिंग ही है जो ज्यादा से ज्यादा यूथ को अट्रैक्ट करने में कामयाबी दिला रही है और उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कमान संभालने के लिए बीजेपी ही परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इसके दूसरे पहलू को देखें तो ऐसे भी यूथ हैं जिनका सवाल ये है कि भाई ऐसा भी कौन से बड़े बड़े चेंजेस हैं जिसे करने के लिए बीजेपी 400 के भी पार जाना चाहती है। कई बड़े बड़े फैसले तो गठबंधन की सरकार में भी लिए गए हैं, तो फिर इतनी भारी मेजॉरिटी पर निशाना क्यों? इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा समझ में आता है वो है वन नेशन वन इलेक्शन का। देखिए, यहाँ वन से हमारा मतलब लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन को साथ कराने से है। आपने देखा होगा कि हर साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन लगा ही रहता है, जिससे न केवल एक लंबा वक्त इसमें जाया होता है बल्कि देश का एक बड़ा बजट भी चुनाव में लग जाता है। ऐसे में अच्छे गवर्नेंस और फाइनेंशियल एफिशिएंसी को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बीजेपी आज से नहीं बल्कि सालों से उठा रही है। इसके लिए 1 सितंबर 2023 को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की चेयरमैनशिप में एक कमेटी भी बनाई गई थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह को भी सदस्य रखा गया था और ये मिलकर एक देश एक चुनाव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि ऑपोजिशन इस पॉलिसी को टोटली अपोज करता है और वो मानता है कि इससे रीजनल इश्यूज कहीं ना कहीं दब सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो इस पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए बीजेपी को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 आर्टिकल में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ सकती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का भी ऐसा कहना है।
उनके मुताबिक एक देश एक चुनाव के लिए संविधान के 5 आर्टिकल में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें आर्टिकल 83 यानी लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित करना, आर्टिकल 85 लोकसभा भंग करने का प्रावधान, आर्टिकल 172 विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित करना, आर्टिकल 174 यानी विधानसभा भंग करने का प्रावधान और आर्टिकल 356 यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान शामिल है। अब आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि भाई 5 आर्टिकल बदलने होंगे और उन्हें बदलने के लिए भी विधानसभा से अप्रूवल चाहिए होगा। साथ ही साथ संविधान के साथ साथ दूसरे कई कानूनों में भी बदलाव करने होंगे। आइए अब बात करें दूसरे फैक्टर्स की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव से जुड़ा है, जो कि बीजेपी लाना चाहती है। इनका कहीं ना कहीं ये मत रहा है कि भाई कांग्रेस ने बाद में भी अपने हिसाब से कई अमेंडमेंट किए हैं, जिसे बदलने के लिए मेजॉरिटी उनके हक में होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें प्रियम्बल से हटाए गए सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द से मिलता है। दरअसल आपको याद होगा कि 28 मई 2023 को देश की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था। इसके बाद 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में संविधान की एक कॉपी लाई गई थी और इसकी ही एक कॉपी सांसदों को भी दी गई थी। जब ये कॉपी सांसदों ने खोलकर देखी तो इसी को लेकर एक बवाल खड़ा हो गया। दरअसल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि इन कॉपी से सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे बेहद ही इंपॉर्टेंट शब्द हटा दिए गए थे। हालांकि बाद में पता चला कि भाई इन कॉपीज में संविधान की ओरिजिनल और रिवाइज्ड दोनों ही प्रियम्बल थे, मगर यहाँ मुद्दा सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटाने का नहीं था, बल्कि मुद्दा ये था कि साहब ओरिजिनल प्रियम्बल में 1949 में ये शब्द जोड़े ही नहीं गए थे। इन्हें तो बाद में 1976 में 42वें संशोधन के तहत इंक्लूड किया गया था और इसलिए नई प्रियम्बल में इन शब्दों को इंक्लूड नहीं किया गया। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है और इसमें भी ऐसे बड़े शब्द को हटाने के लिए भी संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। बस ऐसे ही संशोधन को लाने के लिए बीजेपी अपना जोर लगा रही है। कई लोगों का तो ये तक कहना है कि इनके ये चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर भी हैं, पर इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए मेजॉरिटी चाहिए या नहीं, इसे लेकर कोई प्रोविजंस नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें जरूर हैं जिन्हें पूर्ण बहुमत के बाद भी सरकार नहीं बदल सकती, लेकिन कुछ चीजों को बदला जरूर जा सकता है। आइए अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, तो ये सेंटर और स्टेट में पावर के डिवाइडेशन को लेकर है, जिसे लेकर बीजेपी कुछ नए अमेंडमेंट्स करने के मूड में है। अभी भारत के संविधान में सेंटर और स्टेट की पावर्स में अलग अलग बंटवारा है और इससे दोनों की पावर में टकराव नहीं होती है। इसमें सेंटर के पास जैसे कि डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, एटॉमिक एनर्जी, कस्टम्स रिलेटेड पावर्स आती हैं, वहीं स्टेट के पास पुलिस, जेल, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड पावर्स होती हैं। कुल मिलाकर इन एरियाज में ये डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होती है और इसके लिए उन्हें सरकार की मर्जी की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाल ही के दिनों में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक पावर को लेकर खींचतान देखने को मिली है, खासकर उन स्टेट में जहां ऑपोजिशन पार्टीज पावर में है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम दिल्ली को कह सकते हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और मोदी सरकार के बीच किस हद तक ब्लेम गेम चलता रहता है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी इसलिए भी चाहिए ताकि वो पावर को अपने ढंग से बांट सके। अगर ऐसा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए बीजेपी को अधिकार मिल जाएगा कि वो केंद्र और राज्य की शक्तियों को एक नए सिरे से बांट सके। ऐसे में यह भी हो सकता है कि इसके तहत ज्यादा पावर सेंटर के हाथ में दे दी जाए ताकि ऑपोजिशन पार्टीज के स्टेट में जीतने के बाद भी ज्यादा पावर सेंटर के हाथ में बनी रहे। इसी को लेकर ऑपोजिशन विरोध कर रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं चौथे फैक्टर की, तो गवर्नर की पावर को बढ़ाने के लिए भी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है और पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी गवर्नर की पावर भी बढ़ाना चाहती है। अब ऐसी संभावना इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि पिछले कुछ सालों में अपॉइंटेड गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक बड़े स्केल में टकराव देखने को मिला है। इसकी सबसे बड़ी झलक हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिली थी, जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ से राज्य सरकार का टकराव इस कदर बढ़ा कि ममता बनर्जी ने राज्य की शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए उन्हें स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाने का रास्ता अपनाया और खुद ही चांसलर की भूमिका में आ गई। ऐसा ही केरल में भी हमें देखने को मिला, जब
तमिलनाडु से राज्यपाल आर.एन. रवि को वापस बुलाने की मांग उठी तो केरल ने विश्वविद्यालयों के चांसलर पद पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की जगह नए अकेडमिशियंस को अपॉइंट किया। कुल मिलाकर अभी गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो होता है, लेकिन उसकी पावर लिमिटेड होती है और वो राज्य के फैसलों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसलिए ये भी अंदेशा है कि बीजेपी सरकार संविधान संशोधन के जरिए राज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे केंद्र सरकार और राज्यपाल राज्य सरकार के कामों में खुलकर हस्तक्षेप कर सकेंगे और उनके पास कहीं ना कहीं किसी राज्य के कामों में भी सवाल करने का अधिकार आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर के छेड़छाड़ करने के बराबर होगा। जी हाँ, और इसे भी पास करने के लिए नियमों को बदलना पड़ेगा ही। राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाना एक तरह से चुनी गई सरकार और मुख्यमंत्री के अधिकारों में कटौती करने के बराबर है। अब बात फिफ्थ फैक्टर की करते हैं, जिसे बीजेपी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की तरह देखा जाता है, और वो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी और उसके कई लीडर्स खुलेआम ये कहते आए हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब रखते हैं। हालांकि अभी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश की तरह देखा जाता है, लेकिन बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह ही देखती है और इसका लॉजिक है उनके कार्यकाल में हुई डेवलपमेंट्स। असल में 1925 में सावरकर ने यह तर्क दिया था कि भारत हिंदुओं की पुण्य भूमि है, मुसलमानों और ईसाइयों की पुण्य भूमि भारत नहीं है, और पिछले 100 सालों में इस विचार ने काफी समर्थन भी हासिल किया है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही हिंदू राष्ट्र बनने की मांग भी काफी तेज हुई है। खुद पीएम लगातार मंदिरों के निर्माण से जुड़े रहे हैं। उनकी छवि एक हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री की रही है। यहाँ तो कि राम मंदिर बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा भी रहा है। ये उनके सीएए, एनआरसी जैसे कानूनों को देखकर ही कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद देश के हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बीजेपी एक बड़ा कदम उठाएगी, मगर इसके लिए उसे संविधान की शक्ल सूरत पूरी तरह बदलनी होगी साहब। दरअसल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक मौजूदा संविधान अस्तित्व में है, भारत एक हिंदू राज्य नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी अगर एक बड़े बहुमत से जीतती है तो ऐसा करना भी संभव हो सकता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि बीजेपी ने इसे लेकर अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि संविधान में सभी कम्युनिटी, रिलीजन और ग्रुप्स को बराबरी का अधिकार दिया गया है, और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो मौलिक अधिकारों और बराबरी के अधिकारों से लेकर जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र तक के सभी अधिकारों को बदलना होगा, और ऐसा बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ माना जाएगा। खैर, इन सभी फैक्टर से ये तो समझ में आता है कि बीजेपी का टारगेट इतना बड़ा क्यों है, लेकिन ये सवाल आपके जहन में आया कि भला ऐसा भी बीजेपी ने क्या किया कि जो उसे इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई वो इतनी बहुमत तो ले ही आएगी। वेल, बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस उन वायदों से आता है जो उन्होंने पूरे किए हैं, फिर चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने का रहा हो या राम मंदिर बनाने का। इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि बीजेपी के शासन में कई बड़े डिसीजंस लिए गए और लिए गए इन फैसलों से ही सरकार की मजबूत छवि बन पाई है। ऊपर से पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी ने भी इसमें अहम किरदार निभाया है। जिस तरह से उनका इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिकली दिखाई देता है, उसने भी देश की इमेज को बदलने का काम किया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसी सिलसिले को बीजेपी जारी रखना चाहती है और वो उन फैसलों को पूरा करना चाहती है जो जनता के हित में हो। इसलिए पीएम मोदी के नाम के सहारे बीजेपी को उम्मीद है कि वो तीसरी बार भी केंद्र की सत्ता पर काबिज हो पाएगी। मगर इस पर आपकी क्या राय है? 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। क्या बीजेपी का पूर्ण बहुमत से जीतना तय है या फिर ये केवल एक पॉलिटिकल कैंपेन है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साहब वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।